वेलकम टू स्टेट सर्विसेज क्लासेस। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियोस। जितने लोगों ने भी देखा है गाइस, प्लीज़ वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए एंड नोटिफिकेशन इसलिए ऑन रखिए ताकि मैं नए जब वीडियोस बनाऊँ तो आप तक पहुंच पाए कि एक नई वीडियोस बन गई है। ठीक है, इसलिए नोटिफिकेशन और सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। हमने कल लास्ट डे हमने पढ़ा था वीट वाला टॉपिक अपना किया था। तो वीट के बारे में हमने ये पढ़ा था कि वीट जो है एक सीरियल क्रॉप है। ठीक है, और वीट एक फूड माइन क्रॉप भी है जिसको लोग खाने पीने में यूज करते हैं, स्पेशली इन पंजाब वाला एरिया में। ठीक है, तो ये भी आप लोगों ने पढ़ा था आपने। ठीक है, तो ये आपको याद होगा, सीरियल क्रॉप एज अ। ठीक है, उसके बाद से हम फिर जब आगे बढ़ते हैं तो हमने देखा कि वीट के लिए कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए, है ना, ब्राइट सनशाइन चाहिए, राइपनिंग के टाइम तेज सन चाहिए। जैसे अभी धूप तेज है अप्रैल के महीने में, मार्च के महीने में, और रेनफॉल 50 से 75 सेंटीमीटर की रेनफॉल चाहिए। पंजाब, हरियाणा, यूपी, इन सब का एक ये एरिया में ज़्यादा वीट का कल्टीवेशन होता है, वीट की खेती ज़्यादा होती है। वीट मतलब गेहूं। अब गेहूं के बाद आते हैं मिलेट क्रॉप्स। अब ये जो मिलेट क्रॉप्स होता है, एक्चुअली मिलेट क्रॉप्स को कहते हैं कि इसको कोरस ग्रेन्स कहते हैं, मतलब मोटा अनाज। मिलेट्स का मतलब मोटा, जैसे आपने मक्का का दाना देखा होगा इतना बड़ा होता है। ठीक है, तो मिलेट्स का मतलब होता है जो अनाज मोटे हैं। और ये जो मोटे अनाज होते हैं इनका एग्जाम्पल है जवार, बाजरा, ठीक है, रागी, ठीक है। और ये जो इंडिया के इंपॉर्टेंट मिलेट्स क्रॉप्स होते हैं जो कि मोटे अनाज वाले होते हैं, इनको कोरस ग्रेन्स भी कहते हैं, और हिंदी में बात करें तो मोटे अनाज में, आम भाषा में। अब देखो भाई, ये जो मोटे अनाज होते हैं, मतलब मोटा अनाज का मतलब दिमाग मोटा नहीं कर देता है। इसको खाने से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जैसे मैं आपको बता दूं, अगर आप वीट खाते हैं, है ना, या राइस खाते हैं, तो आपको क्या मिलता है भाई? कार्बोहाइड्रेट। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मिलता है। वनली वनली कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, मोटे हो जाएंगे। ठीक है, मोटे होंगे तो डायबिटीज होगी, है ना, हार्ट डिजीज होगा। इसलिए इंडिया में क्या है, डायबिटीज का केस इतना क्यों बढ़ा कि हम लोगों ने क्या किया, अपना जो फूडिंग पैटर्न है ना, वो सिर्फ सीरियल, जो ये सीरियल क्रॉप्स लाइक वीट हो गया, राइस हो गया, यही हम ज्यादा कंजम्पशन करने लगे। पंजाब वाले क्या खाते हैं भाई? वीट खाते हैं, तो राइस साउथ इंडिया पूरा खाता है और पूरा गंगेटिक प्लांट खाता है। ठीक है जी। तो ये मिलेट क्रॉप्स हुआ। तो ये जो मिलेट क्रॉप्स होता है, इट इज वेरी रिच इन द, ये रिच होता है आपका किसमें? तो ये आपका रिच होता है न्यूट्रिएंट्स में, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। ये एक रिच होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में काफी रिच होता है, लाइक आयरन हो गया, ठीक है, कैल्शियम हो गया, एटसेट्रा। तो ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं ये इनसे मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिलता है, जो कि न्यूट्रिएंट्स आपको वीट और राइस पे नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये न्यूट्रिएंट्स हमें इन मिलेट क्रॉप से मिलता है। तो आपने देखा होगा कि जनरली होता क्या है कि जो जिम वगैरह करते हैं वो बाजरे की रोटी खाते हैं, मतलब वो न्यूट्रिएंट लेने के लिए। ठीक है, तो गोली खाने की जरूरत नहीं है, आप बाजरा का रोटी खाइए, ज्वार खाइए, रागी खाइए, है ना, ये सब खाइए। अगर बात करते हैं कि मिलेट क्रॉप्स में जो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है, तो ये याद रखिए, ये थोड़ा ड्राई एरिया में होता है, मतलब इसको पानी भी कम चाहिए। ये ड्राई एरिया में होता है, एंड इसको वाटर भी ना बहुत कम चाहिए, मतलब रेनफॉल ज्यादा नहीं चाहिए इसको, बहुत कम रेनफॉल में हो जाएगा ये। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्रॉप आता है जो कि आपका बाजरा होता है। ठीक है, जो फर्स्ट क्रॉप है आपका बाजरा। तो बाजरा जनरली इसको ये सैंडी सॉइल और शैलो ब्लैक सॉइल में होता है। बाजरा कहाँ होगा? सैंडी सॉइल सॉइल में एंड शैलो ब्लैक सॉइल में। ठीक है जी। और जनरली इसके लिए टेम्परेचर चाहिए 25 से 35 डिग्री टेम्परेचर। ठीक है, 10 to 40 इंच का रेनफॉल चाहिए। ठीक है, और जनरली बाजरा में अगर पूछे कि सबसे ज्यादा कौन प्रोड्यूसिंग स्टेट है, तो वो राजस्थान है। ठीक है, तो राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जो कि बाजरा का नंबर 1 टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर स्टेट है बाजरा का। बाजरा ड्राई रीजन में होता है या फिर डेजर्ट टाइप वाले भी रीजन में हो जाता है। सैंडी लोमी सॉइल होगा, लाइट सॉइल होगा, उसमें भी हो जाएगा। तो ये बाजरा का याद रखेगा। बाजरा का टेम्परेचर कितना चाहिए? क्वेश्चन में पूछेगा कि बाजरा के लिए क्या कंडीशन है। बाजरा इज अ मिलेट क्रॉप। पहले बात क्या है कि दैट इज अ एक मिलेट है ये। ठीक है, दैट इज अ मिलेट क्रॉप। फिर रागी हो गया। अब सेकंड क्रॉप की बात करते हैं, जो मिलेट क्रॉप है वो रागी, जो कि इंडिया में मोस्ट फेमस है। तो रागी बात करते हैं तो इसके लिए टेम्परेचर चाहिए 18 टू 27 डिग्री। ठीक है, रेनफॉल कितना? 22 से 32 इंच का रेनफॉल चाहिए। ठीक है, मतलब इसको सेंटीमीटर माने तो मतलब 50 सेंटीमीटर के मतलब के 100-50 के बीच में मतलब हो जाएगा काम इसका।
इसके लिए भी सैंडी रेड लेटराइट सॉइल में होता है रागी। टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर है कर्नाटका, देन है तमिलनाडु, देन है यूके, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड, देन महाराष्ट्र। तो रागी याद रखना, इसके लिए 18 से 27 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। सैंडी एंड रेड लेटराइट सॉइल चाहिए, और ये हाई एलिवेशन पे भी हो सकता है, मतलब हाई हाइट पे भी हो सकता है। तो यूके में क्या है, मतलब कि उत्तराखंड में थोड़ा एलिवेशन है ना, उत्तराखंड पूरा पहाड़ी एरिया है ना, तो यहाँ पे हाइट पे भी ये हो सकता है। उसके बाद महाराष्ट्र आता है। नेक्स्ट अब हम अपने क्रॉप पे आते हैं, दैट इज मेज। नेक्स्ट मेज क्रॉप्स है, ठीक है। मेज मतलब मक्का, यार मक्का का नाम सुना है ना, मक्का का भुट्टा जो खाते हो, दैट इज अ मेज। तो मेज के लिए टेम्परेचर चाहिए 18 से 27 डिग्री। रेनफॉल भी इसके लिए ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। 25 से 45 तक रेनफॉल भी चाहिए। हाँ, सॉइल के बारे में बात करें तो इसके लिए डीप हैवी क्लेज सॉइल चाहिए, और लाइट और सैंडी भी चलेगा। डीप हैवी चलेगा, क्लेई सॉइल चलेगा, क्लेई से लाइट तक भी चल जाएगा। टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर की अगर बात करते हैं तो वो आंध्रा है, आंध्रा प्लस तेलंगाना, देन कर्नाटक। अगर सिर्फ आंध्रा दे तो रॉन्ग हो जाएगा, अगर आंध्रा प्लस तेलंगाना होगा तो टॉप 1 पे हो जाएगा, बिकॉज तेलंगाना वाज द पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, बट अब वो क्या हुआ, स्टेट का बाउंड्री डिवीजन हो गया, तो ये दो सेपरेट स्टेट हो गया। उसके बाद कर्नाटका हो गया आपका। अगर पूछे ऐसे कि वन स्टेट कौन सिंगल आगे, तो कर्नाटका है मेज में, ठीक है। याद रखना, बिहार एंड महाराष्ट्र से कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो कर्नाटका जो है दैट इज द टॉप मोस्ट स्टेट इन द प्रोड्यूसिंग ऑफ द मेज, ठीक है जी। ओके, अब नेक्स्ट पे हम टॉपिक पे आते हैं। वीट का एक बार मैं आपको मैप दिखा देता हूँ, दैट इज द मेजर प्रोड्यूसिंग एरिया। ये आपका कश्मीरी वाला एरिया हो गया, जम्मू वाला एरिया हो गया। देन इधर ये पूरा थोड़ा सा हिमाचल वाला एरिया हो गया, ठीक है। ये पंजाब वाला एरिया हो गया, ये हरियाणा वाला एरिया हो गया, ये पूरा यूपी वाला एरिया हो गया, ठीक है जी। और ये इधर राजस्थान का थोड़ा सा पार्ट हो गया, थोड़ा ये पूरा एमपी वाला पार्ट हो गया, ये मालवा प्लेटू वाला एरिया, थोड़ा सा यहाँ पे महाराष्ट्र में भी हो जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसका कुछ मेजर प्रोड्यूसिंग एरिया है, ठीक है। तो ये याद रखना। ओके, वीट का मैंने बता दिया है। अब नेक्स्ट जो हमारा आता है पल्सेस के बारे में, ठीक है जी। तो पल्सेस पल्सेस जो है एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है इंडिया के लिए, और इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और एज वेल कंज्यूमर भी है। हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर तो हैं ही हैं, साथ में इसके बहुत बड़े कंज्यूमर भी हैं। क्यों? क्योंकि पल्सेस का जो मेन सोर्स होता है, पल्सेस का मेन सोर्स प्रोटीन का होता है। तो जनरली हमारा प्रोटीन जो है, बिकॉज इंडियंस जनरली वेजिटेरियन होते हैं, हम नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो क्या है कि आप एक सिर्फ दाल ही खाते हो और दाल से ही आप प्रोटीन का मेन सोर्स है आपका, इसलिए हर घर में दाल सुबह शाम भी बनता है, दोपहर में भी बनता है, मतलब दाल का कंजम्पशन लगभग ऐसा कोई घर नहीं है जो डेली दाल नहीं खाता हो, बिकॉज ऑफ द प्रोटीन, ठीक है। दाल से क्या मिलेगा आपको, प्रोटीन का मेन सोर्स है, बिकॉज हमारा वो मेन सोर्स है प्रोटीन का, बिकॉज वी आर वेजिटेरियन, हाईली वेजिटेरियन, इंडिया के लोग ज्यादा वेजिटेरियन होते हैं, ठीक है जी। पल्सेस की एक और खूबी बताया कि ये एक लिग्यूमिनस प्लांट होता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। आपको मैंने बताया था कि नाइट्रोजन का हम एनपीके फर्टिलाइजर डालते हैं ना, एनपीके नाइट्रोजन, तो एनपीके क्यों डालते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन जो है देखो एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, बट वो डायरेक्टली हम एयर को नहीं, एयर डायरेक्टली हम नाइट्रोजन हमें क्रॉप्स को नहीं मिल पाता है, मिट्टी को नहीं मिल पाती है, उसके लिए एक प्रोसेस होता है। तो ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, इसमें कुछ बैक्टीरिया रोल प्ले करते हैं, लाइक राइजोबियम एक होता है, ठीक है, और एजेक्टोबीटर, ये सब कुछ ये राइजोबियम और एजेक्टोबेटर, ये सब नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करते हैं। तो याद रखिएगा, पल्सेज आर फेमस फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन, और पल्सेज आर नॉन एज द लिग्यूमिनस प्लांट्स, ठीक है जी। तो ये याद रखिएगा, पल्सेज के लिए लेस मॉइस्चर चाहिए, ड्राई कंडीशन चाहिए, ठीक है। पल्सेज का रोटेशन के भी बीच में यूज कर सकते हैं। रोटेशन कैसे, जैसे सपोज करो कि एक बार आपने वीट का कल्टीवेशन कर दिया, उसके बाद तुरंत से आपने पल्सेज लगा दिया, पल्सेज लगा दिया, आपकी मिट्टी को पूरा नाइट्रोजन मिल गया, तो अगले टाइम जब आप नेक्स्ट जो आप क्रॉप लगाएंगे, वीट लगाएं या राइस लगाएं, वो वहां पे उस क्रॉप की जो लैंड की प्रोडक्टिविटी हुआ वो अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये याद रखें, तो इसे रोटेशन पे लगाते रहते हैं, ठीक है जी। मेनली अगर जो मैं बात करूं सबसे ज्यादा कौन सा फेमस स्टेट, मोस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है, वो है एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, उसके बाद सेकंड पे महाराष्ट्र, देन राजस्थान, देन उत्तर प्रदेश। याद रखना, एमपी इज द टॉप मोस्ट स्टेट फॉर द इन द प्रोड्यूसिंग ऑफ द पल्सेस, ठीक है। अब बात करते हैं फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। अब हम फूड क्रॉप्स की बात करते हैं जो कि ग्रेन से अलग है। तो इसमें एक आता है शुगर केन। तो शुगर केन के लिए अगर मैं बता दूं तो शुगर केन जो होता है, इससे आपको मिलता क्या है, शुगर केन से चीनी मिलता है या फिर गुड़ मिलता है, तो गुड़ और शुगर। अब ये किस क्लाइमेट में होता है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट में होता है एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में होता है। सब ट्रॉपिकल मतलब कि आप इसको मान के चलो 23 डिग्री से लेके लगभग 35 डिग्री तक, ठीक है, इसको कहते हैं सब ट्रॉपिकल
क्लाइमेट। ट्रॉपिकल क्लाइमेट मतलब जो कि 10 डिग्री से लेके और लगभग 23 डिग्री तक, है ना, ये ट्रॉपिकल रीजन होता है। ठीक है, तो ये ट्रॉपिकल रीजन एंड तो ट्रॉपिकल, जैसे इंडिया क्या है, इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है ये आप सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो पता कर लेना, ठीक है। तो इसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए, अब देखो आपने वेस्ट इंडीज का नाम सुना है क्या? वेस्ट इंडीज का जो वेस्ट इंडीज है ना, तो वेस्ट इंडीज में इंडियंस दिखते हैं ना, तो वेस्ट इंडीज हुआ, क्यूबा हुआ, ये जो वहां पे जो ये जो इंडीज वाले जो कंट्री, इनको कैरेबियन कंट्रीज कहते हैं, बिकॉज वहां पे कैरेबियन सी है, इनको कैरेबियन कंट्रीज कहते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे इंडियन मिलेंगे। एक्चुअली ये इंडियन कहाँ से मिल जाते हैं, बिकॉज ब्रिटिशर्स जब आए तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया से मजदूरों को ले गए वेस्ट इंडीज में, और वेस्ट इंडीज में कहा कि तुम लोग शुगर केन की खेती करो। तो वहां शुगर केन की खेती अपनी कॉलोनी में वहां पे खेती करवाते थे इंडियन से। तो आज आपने देखा होगा वेस्ट इंडीज के जितने प्लेयर हैं मैक्सिमम उसका इंडियन हिंदू नेम मिलता है, बिकॉज ऑफ द दिस शुगर केन। तो सोचो भाई शुगर केन की वजह से लोग कहाँ से कहाँ चले गए, ठीक है जी। तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट हो गया एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट हो गया। टेम्परेचर कितना चाहिए शुगर केन के लिए, तो ये याद रखना कि दैट इज द टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द शुगर केन इज द 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल कितना चाहिए भाई, 75 से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए। और शुगर केन एक लेबर इंटेंसिव है। लेबर इंटेंसिव मतलब जहां लेबर की ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि गन्ने को छोटे छोटे हिस्सों में काट काट के फिर उसको खेत में डालते हैं। फिर उसके बाद से जब गन्ना काटते हैं तो वहां भी लेबर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर अगर बात करें शुगर केन का तो वो आपका ब्राजील है। ब्राजील के बाद आपका इंडिया आता है। इंडिया में अगर बात करते हैं तो टॉप मोस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट उत्तर प्रदेश है, ठीक है, देन महाराष्ट्र है एंड देन कर्नाटका है, ठीक है। अगर पर हेक्टेयर के हिसाब से बोले तो महाराष्ट्र की सबसे ज्यादा पर हेक्टेयर पे होती है, बिकॉज महाराष्ट्र में जो ब्लैक सॉइल है ना, उससे ब्लैक सॉइल से क्या होता है कि सॉइल एरिएटेड हो जाता है। तो महाराष्ट्र वाले रीजन में या फिर ब्लैक सॉइल वाले रीजन में, डेक्कन प्लेटू वाले रीजन में एक्चुअली क्या होता है, वहां पे यू नो जो राइपनिंग होता है वो बड़ा अच्छा होता है। राइपनिंग मतलब पका हुआ गन्ना जितना पकेगा उतना अच्छा होता है, और जल्दी वहां की क्लाइमेट थोड़ी सी ना थोड़ी मॉइस्ट टाइप की है, मॉइस्ट टेम्परेचर तो उससे जल्दी गन्ना सूखता नहीं है। उत्तर प्रदेश में इतना टेम्परेचर हो जाएगा गन्ना ट्रैक्टर पे ही सूख जाता है, आधा तो रस ट्रैक्टर पे ही खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये बट फिर भी हम उत्तर प्रदेश में ज्यादा भी प्रोड्यूसिंग हो रहा है, बट आने वाले टाइम में महाराष्ट्र और कर्नाटका ही लीड करेंगे शुगर केन के मामले में। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑयल सीड्स के बारे में। तो ऑयल सीड्स के बारे में बड़े बात करूं तो 2016 में इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। ऑयल सीड मतलब जिससे तेल निकालते हो, आप तेल घर में खाते हो ना, सरसों का तेल खाते हो, रिफाइन खाते हो दैट की वेजिटेबल ऑयल, ग्राउंडनट का तेल होता है, ठीक है, सोयाबीन का तेल होता है, तो इसी के ऑयल सीड होते हैं। मस्टर्ड देखा ना, ठंड के टाइम में क्या होता है मस्टर्ड मतलब आपने मस्टर्ड के ये इसको सरसों का खेत कहते हैं। तो सरसों के खेत में जो पीले पीले फूल होते हैं तो उसमें बाद में जो बीज बन जाते हैं तो उससे उनमें से तेल निकालते हैं, तो वो हो गया ऑयल सीड्स। तो ऑयल सीड्स में ग्राउंड नट में इंडिया एक सेकंड पोजीशन है, फर्स्ट पे चाइना है, देन इंडिया है। और इंडिया में गुजरात जो है टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर है ग्राउंड नट का। ग्राउंड नट मतलब मूंगफली, ठीक है, मूंगफली खाया ना, तो ये मूंगफली को कहते हैं ग्राउंड नट। और ग्राउंड नट एक खरीफ क्रॉप है, मतलब इसको मानसून के टाइम लगाते हैं। खरीफ क्रॉप्स याद रखना, ये पूछेगा कि ग्राउंड नट इज विच टाइप ऑफ क्रॉप, खरीफ और रबी, तो खरीफ होता है भाई, ग्राउंड नट इज अ खरीफ क्रॉप। और होता क्या है, इंडिया में सबसे टॉप प्रोड्यूसर कौन है, तो गुजरात है, ठीक है। उसके बाद एक आता है रैप सीड। रैप सीड भी ये कनाडा में सबसे ज्यादा होता है, देन चाइना में होता है एंड देन इंडिया में होता है। मस्टर्ड एक रबी क्रॉप्स है, जो जिसको मस्टर्ड को क्या कहते हैं, सरसों। याद रखना सरसों का फूल देखा है ना, तो मस्टर्ड से याद रखना सरसों कहते हैं, ठीक है। तो वो रबी क्रॉप्स है, ठीक है। और उसके बाद एक सीसम होता है, ये भी एक खरीफ क्रॉप है, ये भी एक टाइप ऑफ रैप सीड है। तो ये हो गया अपना टोटल, ये जो ऑयल सीड्स हो गया। ऑयल सीड्स के बारे में मेजरली कौन है, इसके बारे में हमने बात कर लिया। वन इज द ग्राउंड नट, अदर इज रैप सीड, थर्ड वन इज द मस्टर्ड एंड फोर्थ वन इज द सीसमा। अब हम आते हैं टी के बारे में। टी यानी कि चाय, चाय यानी कि मोदी जी, ठीक है, नरेंद्र मोदी चाय बेच के प्रधानमंत्री बन गए, ठीक है। तो टी का क्या होता है, एक्चुअली टी प्लांटेशन के लिए जाता है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर है, और एक ये भी एक लेबर इंटेंसिव है। टी हम कहाँ यूज करते हैं भाई, बीवरेज क्रॉप कहते हैं, मतलब बीवरेज क्रॉप होता है, आप चाहते हो ना तो टी चाय, हाँ चाय आपको हर जगह मिलता है। इवन टी बहुत बवाली चीज है, अमेरिका में भी रिवोल्यूशन करा दिया था चाय, और इंडिया में किसी को चुनाव जिता दिया चाय, ठीक है। तो ब्रिटिश चाइना में पहली बार चाय आया था, चाइना से ब्रिटिशर्स इंडिया में इंट्रोड्यूस किया चाय को। चाय एक ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में होता है। इसके लिए डीप फर्टाइल सॉइल चाहिए,
वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए, जो मतलब वेल ड्रेन्ड मतलब कि उसमें मतलब बारिश भी चाहिए आपको, ठीक है, फर्टाइल भी चाहिए, डीप, और ह्यूमस जरूर चाहिए भाई, ह्यूमस होगा तभी ये हो पाएगा, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर चाहिए। तो अगर आप दार्जिलिंग जाते हैं, तो सपोज करो ये दार्जिलिंग का हिल्स है, तो दार्जिलिंग के हिल्स में बारिश भी आती है, रेनफॉल खूब सारा अच्छा खासा होता है, रेनफॉल होता है, फिर यहाँ के सीढ़ीनुमा खेत होती है। तो वेल ड्रेन्ड मतलब अच्छे से ये पानी वाटर लॉजिंग नहीं होना चाहिए, वरना टी का जो प्लांट है वो सड़ जाएगा। तो ऐसे पानी क्या होगा, नीचे आराम से चलता जाएगा पानी, और जब ये पत्ते होते जब इसके सड़ेंगे तो उससे ह्यूमस बनेगा, तो सॉइल इससे क्या होगा, फर्टाइल हो जाएगा, ठीक है। तो ये चाय का एकदम याद रखना, एक ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में होता है। डीप फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए, ह्यूमस चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर चाहिए, वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए, ठीक है, वार्म भी चाहिए और मॉइस्ट भी चाहिए, और फ्रॉस्ट फ्री चाहिए। फ्रॉस्ट फ्री का मतलब पता है क्या होता है, फ्रॉस्ट का मतलब होता है ओला। पूछोगे भाई ओला क्या होता है, ओला मतलब ये होता है जब बारिश कभी कभी होती है तो बड़े बड़े पत्थर गिरते हैं ना, आइस पत्थर, तो ये उसी को फ्रॉस्ट कहते हैं। अच्छा जी, फ्रॉस्ट और स्नोफॉल में क्या फर्क है, देखो भाई, स्नोफॉल क्या होता है, ये सॉफ्ट होता है और कॉटन टाइप का होता है, तो ये इसलिए लोग इसको उठा उठा के एक दूसरे को मारते हैं। लेकिन जब ओला गिरता है या पत्थर गिरता है जब बारिश में, तो सब भागते हैं। तो यही फर्क होता है स्नोफॉल में और फ्रॉस्ट में, ये काफी क्रिस्टल और काफी हार्ड होता है, और आपका स्नोफॉल जब होता है वो बिल्कुल सॉफ्ट होता है। तो इसके लिए शॉवर्स भी चाहिए, बारिश भी हल्की चाहिए, शॉवर वाली, जैसे शॉवर आप लेते हो ना उस टाइप की बारिश चाहिए टी के लिए। लेबर इंटेंसिव मतलब कि लेबर, जब देखो ना चाय के बागान में, अभी कांग्रेस की एक बहुत बड़ी लीडर श्री प्रियंका, नॉट श्रीमती प्रियंका गांधी जी, चाय के बागान में उनका फोटो बड़ा वायरल हुआ था। वो चाय के बागान में वो चाय वाले की टोकरी लेके घूमती हैं, ये इस पोजीशन में, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक महिला खड़ी है जो चाय की टोपी लेके घूम रही है, ठीक है जी। तो प्रियंका गांधी को भी बड़ा मजा आया, तो उसने भी किया था ये। इंडिया में बात करते हैं कि टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन है, तो वो असम है, उसके बाद वेस्ट बंगाल है, तो मतलब ममता बनर्जी का गांव वेस्ट बंगाल। इसमें दार्जिलिंग याद रखना, जलपाईगुड़ी याद रखना, और ये दोनों बड़े फेमस हिल स्टेशन है, लोग यहाँ पे घूमने आते हैं। बर्फी मूवी अगर किसी ने देखी होगी, रणबीर कपूर और प्रियंका चोपड़ा की है, वही प्रियंका गांधी, वो भी चली गई बेचारी की बर्फी मैं भी खा के आती हूँ दार्जिलिंग हिल से। तो याद रखना, बर्फी मूवी की शूटिंग वही दार्जिलिंग में हुई है, और जलपाईगुड़ी वाला एरिया में। असम में होता है, वेस्ट बंगाल में होता है, वेस्टर्न घाट में भी अब चाय की खेती कर रहे हैं, तमिलनाडु में केरला में, उत्तराखंड में भी करते हैं, मेघालय में भी करते हैं। टॉप पोस्ट पोजीशन वर्ल्ड में चाइना है, सॉरी, उसके बाद इंडिया है, श्रीलंका भी भाई प्रोड्यूस करता है चाय, ये भी याद रखना, श्रीलंका का भी चाय होता है, ठीक है। सेकंड आता है आपका ब्यूरेज क्रॉप्स में कॉफी। कॉफी तो सब पीते ही होंगे, है ना, वो सीसीडी का कॉफी पियो या नेस्कैफे का कॉफी पियो, कॉफी इज कॉफी। अब ये जो कॉफी होता है, इंडिया का ये अरेबिका, काफी वर्ल्ड फेमस कॉफी है ये, अरबिका, अरबिका, ठीक है। एक्चुअली कॉफी यमन कंट्री से आया था। अच्छा, आपने देखा होगा ये कॉफी होता है, तो कुछ लोग इसमें दिल का शेप बना के वो दिखा देते हैं, एक्चुअली ओरिजिनल मतलब फर्जी होता है। यमन की जो ओरिजिनल, यमन में जो कॉफी होता है वहां पे ऑटोमेटिक वो शेप बन जाता है, मतलब उस टाइप का, मतलब ऐसे ऐसे करके शेप बन जाता है कॉफी के गिलास में, यमन का, ठीक है। तो कॉफी ये यमन से आया था। इंडिया में ये बाबा बुदान हिल्स है, जो कि नीलगिरी का पार्ट है, याद रखना, बाबा बुदान हिल्स। बाबा बुदान हिल्स कहाँ भाई, कर्नाटका में है, याद रखना। तो कर्नाटका भी सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉफी का, ये याद रखिएगा। नीलगिरी के पार्ट में भी होता है, लाइक केरला, सॉरी कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। तो यहाँ पे ये कॉफी का कल्टीवेशन होता है। तो इंडिया की कॉफी वर्ल्ड फेमस है, मतलब हम लोग को नहीं मिलती है, हम लोग की तो ब्राजील उजल वाली कॉफी लाके भेज देते हैं, लो भाई खाओ, मतलब दूसरे कंट्रीज की कॉफी। जनरली इंडिया का जो ये अरेबिका कॉफी है, दैट इज अ वेरी फेमस, ठीक है, कहते हैं इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ओके, तो अब कॉफी का हो गया, बेवरेज क्रॉप्स का आ गया, अब हम आते हैं हॉर्टिकल्चर पे। हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर में फ्रूट्स हो गया, जैसे फ्रूट्स इंडिया में जनरली कैसे जाना जाता है, मैंगो के लिए जाना जाता है, एप्पल के लिए जाना जाता है, ग्रेप्स के लिए जाना जाता है, बहुत सारे वैरायटीज हैं, अमरूद के लिए जाना जाता है,
ठीक है, वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स फ्रूट्स हैं। वेजिटेबल तो मतलब भिंडी से लेके, इंडिया भिंडी जिसको ओकरा कहते हैं, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया भिंडी का। ठीक है, मैं आपको बता दूं, इंडिया को मजाक मत समझना, भिंडी जो आप खाते हो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया भिंडी का। सबसे टॉप मोस्ट अगर हॉर्टिकल्चर में बात करें तो चाइना का होता है हॉर्टिकल्चर में, एंड इंडिया का। ठीक है, चाइनीज ग्रीन एप्पल आते हैं ना मॉल वगैरह में। तो इंडिया 2016 में तो इंडिया में अब देखो, ट्रॉपिकल भी फ्रूट्स होता है एंड टेम्परेट भी होता है। ट्रॉपिकल रीजन में जैसे ये मैंगो हो गया, ट्रॉपिकल कंट्री, ट्रॉपिकल जो इंडिया का जो रीजन है, मैंगो आपका अल्फांसो आम वो कितना फेमस है, वर्ल्ड फेमस है अल्फांसो आम। ठीक है, वो जो करीना क्या नाम है, कैटरीना कैफ जो ऐड करती है ना माजा का, तो ये वही है। आंध्र प्रदेश भी काफी फेमस है फ्रूट्स के लिए। महाराष्ट्र में भी आपका अल्फेंसोस के लिए, ग्रेप्स के लिए, पोमोग्रेनेट के लिए, मतलब अनार के लिए, अनार वगैरह भी होता है। ठीक है, और नागपुर किसके लिए फेमस है भाई, नागपुर और मेघालय जो है ऑरेंज के लिए फेमस है। ऑरेंज मतलब संतरा। ठीक है, तो ऑरेंजेस होते हैं वहाँ पे नागपुर में और मेघालय में भी, तो याद रखना मेघालय में भी संतरा होता है। ठीक है, और टेम्परेट क्लाइमेट की अगर बात करते हैं तो इंडिया का जो टेम्परेट वाला रीजन है, ठीक है, टेम्परेट उसमें क्या होता है, जनरली एप्पल होता है। और एप्पल कहाँ का, एक हिमाचल वाला एप्पल होता है, एक कश्मीर वाला एप्पल होता है। तो याद रखना ये कश्मीर और ये टेम्परेट वाला जो फ्रूट्स है ये हिमाचल और कश्मीर में होता है। ठीक है, फिर से उसके बाद इंडिया जो है ये देखो भाई, अमरूद है। ठीक है, ये आपका एप्रिकॉट्स है, ये पोमेग्रेनेट है, आपको मैंने बताया नासिक वगैरह में ज़्यादा होता है ये सब। ठीक है जी। ठीक है, यह तमाल जगह है, एक वहाँ भी होता है महाराष्ट्र आंध्रा में। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये पीज हो गया। ठीक है, ये ब्रिंजल हो गया, इसको ब्रिंजल को बैंगन कहते हैं। ठीक है जी, तो इंडिया एक एक इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर है पी का, कॉलीफ्लावर का, ऑनियन का, कैबेज का, टोमेटो का, ब्रिंजल का एंड पोटैटो का। ठीक है, तो अब नॉन फूड क्रॉप की बात करते हैं, जिसको खाया नहीं जाता है, ओनली बेचा जाता है। तो इसमें जो पहला जो आता है रबड़, रबड़ आता है। ठीक है, तो रबड़ क्या होता है, एक ट्रॉपिकल और सॉफ्ट ट्रॉपिकल होता है। रबड़ के लिए बड़ी अच्छी बारिश चाहिए आपको। ठीक है, तो इंडोनेशिया वगैरह में रबड़ बड़ा अच्छा होता है, बहुत बारिश होती है वहाँ पे। उसका रबड़ का जो ट्री होता है, तो उसमें एक्चुअली यहाँ पे कट करते हैं तो एक ऐसे गिरता है, जैसे ताड़ी का आपने पेड़ देखा होगा, ताड़ी का पेड़ जो वाइन निकालते हैं, देसी वाइन, गांव में ताड़ के पेड़ से उसको काटते हैं तो उसमें से एक रस निकलता है, तो उसको लोग पीते हैं एज अ उसको वाइन समझ के। ठीक है जी, तो रबड़ क्या हो गया, रबड़ का होता है मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। रेनफॉल इसको मैक्स मोर देन 200 सेंटीमीटर चाहिए, मतलब बहुत बारिश चाहिए इसको। टेम्परेचर भी आपको हाई चाहिए, 25 डिग्री से ज़्यादा भी चाहिए। इंडिया में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा रबड़ कहाँ होता है भाई, केरला में होता है, देन तमिलनाडु में होता है, थोड़ा सा कर्नाटका में हो गया, अंडमान निकोबार में भी हो गया। ठीक है, उसके बाद से गारो हिल्स जो है जहाँ बारिश ज़्यादा होती है, मेघालय। आपको पता है ना सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, महेश्वरम, क्या नाम है उसका, महेश्वरम इसका नाम जो है, बट स्पेलिंग देख लीजिएगा। ठीक है, ये मेघालय में होता है, पहले चेरापूंजी था, अब महेश्वरम हो गया है। ठीक है, तो रिकॉर्डेड बारिश होती है वहाँ पे। उसके बाद बात करते हैं रबड़ के बाद सिल्क की। ठीक है जी, तो सिल्क हो गया, एक सॉरी एक मैं जूट मैं भूल गया, जूट होता है, जूट का याद रखना, जूट के एक इसको गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। जूट देखा हो ना, जूट का बैग जो आता है, ठीक है, वो थोड़ा सा गोल्डन 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 कलर का होता है। तो जूट जहाँ पे वाटर लॉजिंग होता है ना, जहाँ पे पानी जमा हो जाए बारिश से, ठीक है, जनरली ये डेल्टा वाले मतलब जहाँ पे ज्यादा वाटर लॉजिंग होता है वहीं पे होता है, जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार का कुछ पार्ट हो गया, यहाँ पे होता है ये। ठीक है, जूट का कल्टीवेशन, बिकॉज जूट का जो पूरा जो इंडिया का जो जूट वाला लैंड था ना, वो बांग्लादेश में चला गया। जो इंडिया का जो मेन जो जूट का कल्टीवेशन होता है, तो बांग्लादेश याद रखना टॉप मोस्ट पोजीशन पे है जूट में पूरे वर्ल्ड में। बिकॉज बांग्लादेश क्या है, पूरा एक डेल्टा है सुंदरबन का, एक तरह से माने तो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा ही है एक तरह से। ठीक है, तो जूट का कल्टीवेशन ये आपका इसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई रेनफॉल भी चाहिए। तो ये वेस्ट बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा और मेघालय के कुछ पार्ट में होता है। ठीक है, जूट को ज्यादातर हम बैग के लिए यूज करते हैं, मैट्स के लिए यूज करते हैं, रोप्स यानी कि रस्सी, यार्न, कारपेट्स, इन सब चीज के लिए यूज करते हैं। लेकिन इसका बहुत हाई कॉस्ट है, तो ये लूज कर रहा है मार्केट को, और सिंथेटिक फाइबर इसको रिप्लेस कर दिया है। सिंथेटिक फाइबर मतलब नायलॉन की रस्सी वगैरह, ये सब हम ज्यादा यूज करते हैं। उसके बाद से एक और आता है आपका सिल्क। सिल्क के बारे में बात करें तो सिल्क जो आपको पता है कैसे प्रोड्यूस होता है, ये सिल्क वर्म जो होता है, आपने पढ़ा होगा मलबेरी के, मलबेरी वाला जो उसका चीज पे कैसे कंसेप्ट होता है, सिल्क वर्म की कैसे रेयरिंग करते हैं। ठीक है, वो आपने पढ़ा होगा क्लास 8 वगैरह में, साइंस क्लास 8 की साइंस में है। तो इसको सेरीकल्चर भी कहते हैं सिल्क को। ठीक है, जनरली ये ट्राइबल से इसको करते हैं, बिकॉज ये नॉर्थ ईस्ट वाला जो स्टेट है ना, यहाँ पे ये काफी ज्यादा प्रोड्यूस होता है, एक झारखंड में होता है। ठीक है, और जहाँ पे ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया में सिल्क की रेयरिंग काफी ज्यादा होती है। उसके बाद हम बात करते हैं कॉटन की।
तो कॉटन इज अ खरीफ क्रॉप। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, कॉटन कहाँ होता है भाई, इंडिया में ब्लैक सॉइल पे होता है। ब्लैक सॉइल यानी कि डेक्कन प्लेटू वाला एरिया, ठीक है। इसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, टेम्परेचर भाई इसके लिए काफी हाई चाहिए। लाइट रेनफॉल भी चाहिए, ऐसा नहीं कि पूरी बारिश होगी कि पूरा उसका फसल ही खराब हो जाए, कॉटन पे से पूरा खराब हो जाता है, ठीक है। और ये कॉटन का यूज, एक रॉ मटेरियल का यूज टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज करते हैं, ठीक है। तो इंडिया से इंपोर्ट काफी ज्यादा कॉटन का बॉल होता है। इंडिया का जो मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग जो था वो पाकिस्तान में चला गया, ठीक है। पाकिस्तान में चला गया इंडिया का जो मेजर जो कॉटन वाला एरिया था, ठीक है। बट फिर भी हमने अपना इधर डेक्कन प्लेटू वाला एरिया को डेवलप किया। तो रॉ मटेरियल बेस्ड है ये। रॉ मटेरियल मतलब कि जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, किसी को बोलो कि यार तुम अमूल का शर्ट खरीदेगा, कोई नहीं खरीदेगा। लेकिन अगर वहीं पे उस पे कोई क्या कहते हैं, कोई बड़ा फेमस नाम बताओ तो यार, जैसे क्या कहते हैं महंगी शॉर्ट्स वो जो आती है ना, वैन हुसैन और पता नहीं क्या क्या, है ना। और ये पीटर इंग्लैंड, ठीक है, और कॉब कैंटाबिल, ये सब खरीदेंगे। लेकिन अमूल का कोई शर्ट नहीं खरीदेगा, क्योंकि क्या उसका फॉरेन नेम है। और कपड़ा कहाँ से जाता, कहाँ है टेक्सटाइल, इंडिया से ही उसका कॉटन जाता है। और वो यहीं पे लेबलिंग करते हैं, यहीं पे प्रोड्यूसिंग करते हैं। लेकिन बस उस पर स्टिकर लगा देते हैं, कोई विदेशी नाम लिख देते हैं, निक एंड जॉन्स और पता नहीं क्या क्या, ठीक है जी, ली, लिवाइस, रीबॉक, बस सब पागल खरीदते हैं उसके नाम पे। बट कॉटन एक्चुअली इंडिया से ही जाता है। अब यूके में थोड़ी कॉटन होता है, यूके इज नॉट अ ट्रॉपिकल कंट्रीज, ठीक है। और यूके में टेम्परेचर आपका सबसे हाईएस्ट होगा 21 डिग्री। इंडिया में हाईएस्ट भाई पूछो मत, 50, 55, 60, ठीक है। और कॉटन के लिए और क्या कंडीशन चाहिए कि फ्रॉस्ट फ्री, मतलब कि 210 दिन, मतलब 200 डेज तो फ्रॉस्ट फ्री चाहिए ही। मतलब फ्रॉस्ट वही, मतलब पत्थर ओला नहीं गिरना चाहिए बारिश के टाइम, वरना पूरा उसका कॉटन का जो बाउल होता है, जैसे ये है ना, ये अगर इस पे पत्थर गिर गया, ये कॉटन आप देख सकते हो, ये कॉटन का कल्टीवेशन का है, तो इस पे अगर गिरा पत्थर एक बड़ा सा, तो ये इसको तो बर्बाद कर देगा ना। इसके लिए ब्राइट सनशाइन भी चाहिए, ठीक है। और अगर टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट के बारे में बात करें तो इंडिया में तो गुजरात है, देन महाराष्ट्र है, देन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना है। अब ये एक पूरा जो आर्टिकल है या एक पूरा जो पैराग्राफ है, इसमें ये टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म के बारे में बात करता है। कहता है कि इंडिया में हम शुरू से ही एग्रीकल्चर सदियों से यूज करते हैं, सेंचुरीज ओवर सेंचुरीज हम प्रैक्टिस करते हैं एग्रीकल्चर का। लेकिन हमारे पास अगर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशनल ये अगर सपोर्ट नहीं मिले, तो इससे कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रुक जाता है, ठीक है। हमने तो डेवलपमेंट तो किया है रिसोर्सेज का, इरिगेशन का, लेकिन अभी भी फार्मर कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा मानसून पे डिपेंडेंट है, ठीक है, या फिर नेचुरल फर्टिलिटी पर डिपेंड है, ठीक है। हम उसको साइंटिफिक वे से, अभी साइंटिफिक मेथड से भी खेती नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ ही जो ग्रोइंग पॉपुलेशन एक सबसे बड़ा कंसर्न बना है एग्रीकल्चर के ऊपर, क्योंकि लैंड का डिवीजन बढ़ते जा रहा है, लैंड की साइज होल्डिंग्स छोटी होते जा रही है, ठीक है। तो ये भी एक सीरियस चैलेंज पोज करता है। एग्रीकल्चर अभी भी 60% ऑफ द पॉपुलेशन को एक लाइवलीहुड का मेन सोर्स है, ठीक है। लेकिन इसका देखा जाए, इतनी सब की बात, हमें एक बहुत सीरियस एक टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की जरूरत है। इसलिए हमें कहीं ना कहीं कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, मतलब मान लो कि 10 लोगों का खेत एक साथ, बोला कि भाई तुम सबके पास एक एक हेक्टेयर है, तो हम सब एक साथ कर लेते हैं और एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, और इसमें खेती सब मिल के करते हैं कोऑपरेटिव बना के, ठीक है। और इसमें जितना आएगा शेयर के हिसाब से सबको बढ़ जाएगा। तो अब इसमें क्या होगा, बड़े बड़े मतलब इन्वेस्टमेंट इसमें काफी अच्छा होगा, है ना। लोन भी मिल जाएगा आपको अगर आप ऐसे कर सकते हो। लेकिन आप 1 हेक्टेयर पे आपको लोन लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बट 10 हेक्टेयर के लिए आपको लोन बहुत इजीली मिल जाता है। लैंड रिफॉर्म, जब हमारे इंडिया में जब पहली बार जब इंडिपेंडेंस हुआ, तो हमने लैंड रिफॉर्म पे फोकस किया। 5 ईयर प्लान में भी हमने फोकस किया कि भाई हमें पहले क्रॉप प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी पड़ेगी। मैं आपको बता दूं कि इंडिया में हमारे पास फूड क्रॉप्स हम खुद से प्रोडक्ट नहीं कर पाते थे, तो हमें एक बार यूएस ने वीट भेजा था, ठीक है। और वो जो वीट का कलर था वो रेड कलर का था। यूएस ने कहा कि सॉरी सर, है ना, और मैंने आपको गलत वीट भेज दिया, सुअर का खाने वाला वीट भेज दिया आपको, मतलब एक्चुअली हम पिग में करते हैं। फिर इंदिरा गांधी जब गई थी यूएस में, तो इंदिरा गांधी वाज द एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इंदिरा गांधी का यूएस में गई थी, तो वहां पे एक मैगजीन में, एक न्यूयॉर्क टाइम्स में एक कार्टून आया था, उसमें इंदिरा गांधी का कार्टून था, और उसमें कटोरा में भीख मांगते हुए अनाज का एक फोटो था, एक कार्टून था। इंदिरा गांधी को बड़ा दिल पे लग गया। इंदिरा गांधी आई और कहा कि ग्रीन रेवोल्यूशन करूंगी मैं, ठीक है। उन्हें इंडिया के टॉप मोस्ट साइंटिस्ट को बोला कि आप ग्रीन रेवोल्यूशन करो। और ये कहते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन का जो प्रैक्टिकल था वो पीएम रेजिडेंस में हुआ था, मतलब प्रधानमंत्री आवास के अंदर ये ग्रीन रेवोल्यूशन का जब कैसे वीट का कल्टीवेशन इंक्रीज है, वहां पे इसका प्रैक्टिकल किया जाता था। आज प्रधानमंत्री जी को देख लो, वो तो कूदते हैं ना, मतलब कूद कूद के
उनका फोटो आता है और अक्षय कुमार पूछते हैं कि आप आम कैसे खाते हैं, ठीक है। लेकिन उस समय के प्रधानमंत्री और अभी के प्रधानमंत्री में बहुत ज़्यादा फर्क है, ठीक है। तो उसने दिल पे ले लिया और आज देखो हम व्हीट में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गए हैं, ठीक है। आफ्टर यूएस वगैरह, मतलब इंडिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नहीं है, बट हमारा सरप्लस होता है, हम बेचते हैं फॉरेन कंट्री में, एक्सपोर्ट करते हैं व्हीट का। तो हमने ग्रीन रेवोल्यूशन का 1960 और 70 में लाया, उसमें हमने व्हाइट रेवोल्यूशन भी लाया जिसको ऑपरेशन फ्लड भी नाम दिया। ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब कि व्हीट और राइस, व्हीट और पैडी, ठीक है, सीरियल्स क्रॉप्स को। व्हाइट रेवोल्यूशन यानी कि ये अमूल वाला, ये व्हाइट रेवोल्यूशन का प्रोडक्ट है, अमूल। और ये जो मदर डेयरी, मदर डेयरी तो इज द प्रोडक्ट ऑफ द क्या नाम है इनका, गुजरात का ये इनका अपना है, ठीक है, ये उनका है, ठीक है जी। अब प्रॉब्लम्स इन एग्रीकल्चर है, लो इनपुट्स है भाई। लो इनपुट्स मतलब कि HYV सीड हुआ, है ना, एक एंटरप्रेन्योरशिप हुआ, वो खेती में नहीं है। अ, अच्छे फर्टिलाइजर नहीं मिल रहे हैं, फर्टिलाइजर अगर मिलते हैं तो ओवर यूज आप कर रहे हो, ठीक है। तो मॉनसून पे डिपेंडेंसी आपकी ज़्यादा है। तो हमें नीड क्या चाहिए, हमें अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। मॉडर्न मेथड्स के से, साइंटिफिक मेथड से खेती करना पड़ेगा। सॉइल की टेस्टिंग करिए कि सॉइल को क्या जरूरत है, क्या क्या न्यूट्रिएंट आपको सॉइल को चाहिए, इस हिसाब से करिए। कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाइए, लोन्स प्रोवाइड करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोन्स प्रोवाइड करिए, प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट प्राइस मिले, तभी तो किसान आंदोलन फिर नहीं होगा। फिर सब किसान घर पे रहेंगे, कहेंगे हाँ हमें तो पैसा मिल रहा है, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन 2 करिए जो कि ऑर्गेनिक बेस पे हो। ओवर यूज ऑफ एग्रीकल्चर, अब जब ओवर यूज ऑफ जब फर्टिलाइजर करते हैं, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, तो आपको कहीं ना कहीं आपको खेत को पॉल्यूट भी कर देता है। तो हमें ऑर्गेनिक वे से जाना है, ठीक है। गवर्नमेंट ने टॉप एक नाम की पॉलिसी लाई है जिसको टोमेटो और ऑनियन और पोटैटो के आप बोलिए कि हम इसको, इसकी हम स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाएंगे, ठीक है। इसका प्रोडक्शन हम बढ़ाएंगे ताकि इनका प्राइस फ्लक्चुएट ना हो सके। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की जरूरत है, मतलब गवर्नमेंट की सपोर्ट की जरूरत है। तो गवर्नमेंट के सपोर्ट के लिए नाबार्ड वगैरह है, ठीक है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज वगैरह जो है ऑलरेडी ICAR की, ठीक है, ये सब आप बनाइए, ठीक है। इसके हर जगह एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज को बढ़ाइए, ठीक है। एक कृषि विज्ञान केंद्र बनाइए, कृषि विज्ञान केंद्र KVKs, ये हर डिस्ट्रिक्ट में बना होता है, ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड से लोन सपोर्ट कराइए, उनको पैसे दीजिए आप। क्रॉप की इंश्योरेंस बढ़ाइए, वेदर फोरकास्टिंग अच्छे से हो, मॉनसून की फोरकास्टिंग अच्छे हो। जो MSP होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसको इंक्रीज करो। मार्केट प्लेयर्स जो हैं उनको मतलब कि बोलो कि जैसे अमेजन से कंपनी को बोलो कि आप इन्वेस्ट करिए, रिलायंस जैसे कंपनी को बोलो कि आप इन्वेस्ट करो। तो ये इन्वेस्ट कहाँ करेंगे, जैसे सपोज करो टोमेटो हो गया, तो टोमेटो जब इतना ज़्यादा, जब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है तो टोमेटो की प्राइस 1 से 2 रुपये चली जाती है। बिकॉज भाई क्यों 1 से 2 रुपये चले, क्योंकि हमारे पास स्टोरेज की कैपेसिटी नहीं है। हमारे पास इंडिया में क्या है, लैक ऑफ स्टोरेज, जो स्टोर हाउस होते हैं, कोल्ड स्टोर होते हैं, वो कमी है। तो अब ये बड़ी बड़ी कंपनीज जब कोल्ड स्टोर में इन्वेस्टमेंट करेंगी तो यहाँ पे टोमेटो पूरे साल रहेगा और पूरे साल सप्लाई बने रहेगी। या फिर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बना दी हो, जैसे वो राहुल गांधी जी कहते हैं ना, जैसे आलू डालो तो जैसे सोना निकलेगा टाइप का। जैसे आपने लेज का चिप्स का फैक्ट्री बना दिया वही पास में, ठीक है। तो आलू सरप्लस होता है तो उसको चिप्स बना के आप पैकेट फूड उसका बेच रहे हो, ठीक है जी। इसके लिए हमें न्यू जो स्टार्टअप्स हैं उनको बनाओ, फूड पार्क बनाओ, मेगा फूड पार्क्स। एक मेगा फूड पार्क्स का एक कंसेप्ट आया है, फूड प्रोसेसिंग सेंटर्स या इंडस्ट्रीज, जिसमें मतलब कि जो भी जो रॉ मटेरियल हो फूड का है उसको पैकेज्ड फूड में बनाओ, ठीक है। उसको कन्वर्ट करके उसको सेल करो, ठीक है। एक इसमें एक भूदान मूवमेंट आया था, एक मैं आपको बता दूं कि भूदान मूवमेंट ये था कि ये विनोबा भावे इसके मेन जो लीडर थे, उसने भूदान, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, इंडिपेंडेंस हुआ, तो उस टाइम की कंडीशन ये थी कि जो मैक्सिमम जो लैंड था वो बड़े बड़े जमींदारों के पास था, ठीक है। और ये जमींदार अपना लैंड देना चाहते नहीं थे, बहुत लैंडलेस लेबर थे, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि भाई आप सब अपनी जमीन को डोनेट करिए, ठीक है। और गवर्नमेंट ने भी फ्रेम कर एक लॉ बना दिया था कि कुछ एक अमाउंट ऑफ हेक्टेयर से आप ज़्यादा लैंड नहीं रख सकते हैं, आपको डोनेट करना पड़ेगा। जो आपके शेयर क्रॉपर्स हैं, जिनको बटाईदार कहते हैं, आप शेयर क्रॉपर्स को अपना, उनको लैंड उनका वापस करिए। तो ये इसको ब्लडलेस रिवोल्यूशन भी कहते हैं, इसको ग्रामदान भी कहते हैं। रामचंद्र रेड्डी ने अपना 80 एकड़ का लैंड डोनेट किया था, ठीक है। और विनोबा भावे इसके मेन लीडर थे भूदान मूवमेंट का, ये याद रखना, ठीक है। महात्मा गांधी के चेले थे विनोबा भावे, ठीक है जी। अब बात करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। तो अगर हम बात करते हैं इसमें देखते हैं तो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन GDP में गिरते जा रहा है, ठीक है, गिरते जा रहा है, काफी गिर गया है। वर्कफोर्स, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा वर्कफोर्स जो है एग्रीकल्चर में ही काम करता है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए प्रॉब्लम है। अगर एग्रीकल्चर सबसे जो मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट देता है, अगर उसी की अगर GDP में अगर उसकी कंट्रीब्यूशन रुक जाती है तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक चैलेंज हो जाता है, ठीक है।
तो इंडिया ने हमेशा इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट इसके लिए दिया कि ताकि जीडीपी में, तो वही मैं आपको जो बता रहा था कि यूनिवर्सिटी बनाया, ठीक है, वेटनरी सर्विस बनाया, एनिमल ब्रीडिंग सेंटर बनाया, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट के लिए बनाया, रिसर्च एंड R&D प्रोग्राम कराया, मेट्रोलॉजी को इम्प्रूव किया, वेदर फोरकास्ट, वो सब मैं बता चुका हूँ आपको, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया, ठीक है जी। तो आप देखो, अगर ये एक डेटा एक है कि एग्रीकल्चर का 2013-14 में 4.2% था ग्रोथ रेट, और यहाँ पे माइनस हो गया 0.2014-15 में, अभी 1.1 है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक डेटा है। अब एक पॉइंट आता है कि इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर पे ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट हो सकता है? दो इम्पैक्ट हो सकता है, एक तो आपको अपनी मार्केट भी मिल जाएगी, और दूसरा कि आपका कंपटीशन हो जाएगा। दो ही चीज होता है, न्यू मार्केट, ठीक है, और न्यू ग्लोबलाइजेशन में कभी इम्पैक्ट अगर आए तो पॉजिटिव में लिखना, न्यू मार्केट मिला, अब हम बेच सकते हैं अपने प्रोडक्ट को, ठीक है जी। और उसके बारे में 5-6-3-4 पॉइंट बना दिया। और निगेटिव्स में कि कंपटीशन कहां से भाई? चाइना से, यूएस से, जो कि हाई सब्सिडी देती है अपने फार्मर्स को। इंडिया में उतना सब्सिडी नहीं मिलता है, ठीक है। तो कंपटीशन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब हमें स्पाइस का एक्सपोर्ट करने का मिल गया, हमने अपने स्पाइसेस को एक्सपोर्ट किया। इंडिया में स्पाइसेस तो वैसे सेंचुरीज से एक्सपोर्ट होती हैं। स्पाइसेस मतलब मसाले, गरम मसाले, वर्ल्ड फेमस, इंडिया के मसाले वर्ल्ड फेमस है, ठीक है। और इंडिया, और मसाले कहाँ कहाँ होते हैं? ट्रॉपिकल कंट्रीज में ही होते हैं, लाइक इंडोनेशिया में होता है, ठीक है, ये जावा सुमात्रा में होता है, और इधर इधर केरल वाला, कर्नाटका वाला जो एरिया हो गया, वहाँ पे मसाले होते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन का ये इम्पैक्ट पड़ा था आपका, ठीक है। पहले ही से ब्रिटिशर्स पीरियड में कॉटन बेल्ट्स जो था वो एक्सपोर्ट करते थे हम, ब्रिटेन को रॉ मटेरियल देते थे, वहाँ से लिवरपूल और मैनचेस्टर से कपड़े बन के आते थे। इसी में एक चंपारण नाम का, एक हम पढ़ेंगे चंपारण रिवोल्ट हिस्ट्री वाले लेक्चर्स में, चंपारण का रिवोल्ट हुआ था, ठीक है, जहाँ पे इंडिगो की कल्टीवेशन कराते थे, 3 कटिया सिस्टम कहते थे उसको। मतलब कि आपको लैंड का अगर ये पार्ट है, तो मतलब अगर आपका ये पूरा, तो एक मान लो 10 कट्ठा का लैंड है, तो इसमें आपको 3 कट्ठा जो है, 3 कट्ठा आपको लगाना पड़ता था इंडिगो। इंडिगो एक डाई होती थी, तो ये डाई जहां भी लगता था वो उस लैंड को बैरन कर देता था, यानी कि डेजर्ट कर देता था। तो ग्लोबलाइजेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया। 1990s में एलपीजी रिफॉर्म जब इंडिया का हुआ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तो उसमें हमारा एक्सपोर्ट मिला, हमारे फार्मर्स को नए मार्केट मिले, बट साथ ही साथ हमारा कंपटीशन भी इंक्रीज हो गया। फिर हम WTO के मेंबर भी बन गए, वहां भी बहुत सारी एक्सेट्रा प्रॉब्लम हुई, ठीक है। अब हमें क्या हुआ कि इसमें बता रहा है कि खेती को अब टिश्यू कल्चर करो, जीएम क्रॉप्स करो, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड। जैसे जीएम क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड मतलब कि आप जेनेटिक टेक्नोलॉजी से, ठीक है, आप क्या करो कि अपनी क्रॉप्स की जो प्रॉब्लम्स है उसको रिजॉल्व करो। जैसे सपोज करो कहीं पे कोई पेस्ट है, पेस्ट मतलब कीड़ा, वो पर्टिकुलर क्रॉप्स को खत्म कर देता है, तो आप इसके सीड्स में ऐसा डेवलप कर दो कि अगर ये पेस्ट खाता है तो पेस्ट मर जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि जीएम कॉटन है इंडिया में, इसको मोन्जाटो नाम की एक कंपनी बनाती है, ठीक है। अभी कह रहे हैं कि भाई अब फूड क्रॉप्स में भी करिए, जैसे जीएम मस्टर्ड की काफी बात हो रही है कि इसमें मस्टर्ड जो है वो भी जेनेटिकली मॉडिफाई करो, लेकिन कुछ लोग इसका, जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, वो उसका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कीड़े मर जाएंगे। कीड़ा एक फूड चेन का पार्ट होता है। कीड़ा को कौन खाता है भाई? कीड़ा को छिपकली खाएगी, छिपकली को फ्रॉग खाएगा, उसको कौन खाएगा? स्नेक खाएगा। स्नेक को कौन खाता है? तो ईगल खाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका होता है कहीं ना कहीं, ठीक है गाइज। तो इंडिया में प्रॉब्लम वही कि एवरेज लैंड हैंडलिंग साइट काफ़ी कम है, ठीक है। तो इंडिया फार्मर्स शुड डाइवर्सिफाई। अब क्या सजेशन एक है कि इंडिया के, अब एक और मैं बताता हूँ कि अ फ्यू इकोनॉमिस्ट थिंक दैट द इंडियन फार्मर्स हैव अ ब्रेक फ्यूचर इफ दे कंटिन्यू ग्रोइंग। मतलब अगर स्मॉल होल्डिंग की साइज रही तो हमें प्रॉब्लम और क्रिएट हो सकती है, ठीक है जी। तो ये आपका प्रॉब्लम है। उसके साथ ही साथ कहते हैं कि हमारी जो यू नो कुछ ये जो इंडिया का जो फूड प्रोडक्शन है उसको इम्प्रूव करना है, तो एवरेज लैंड होल्डिंग साइड इंडिया की अभी मात्र 1-2 हेक्टेयर है। तो इसके वजह से कहीं ना कहीं और भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है खेती में, ठीक है गाइस। तो ये याद रखिएगा, इंडियन फार्मर्स शुड डाइवर्सिफाई देयर क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक है। सीरियल से जो हम सिर्फ एक वीट और सिर्फ जो राइस की कल्टीवेशन कर रहे हैं उसको छोड़ के हमें मिलेट क्रॉप्स को भी करना चाहिए, ठीक है। डिफरेंट मेथड से अपनानी चाहिए फार्मिंग को, ठीक है। और जेटरफा जैसे जो प्लांट्स हैं उनको लगाना चाहिए, जो कि उसके सीड्स इथेनॉल बनाते हैं, उसका बायोफ्यूल में यूज हो सकता है, बायोफ्यूल में। हमें थोड़ा डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा अपने प्रोडक्शन को, ठीक है, अपने अपने पैटर्न को, ठीक। तो ये करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसके साथ ही ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चंस करिएगा, और अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ गाइज लाइक एंड शेयर करिएगा, एंड नोटिफिकेशन ऑन करिएगा
ताकि आपके पास ये वीडियोस जब भी मैं बनाऊँ तो पहुँच सके। वेरी वेरी थैंक्स। जय हिंद, जय भारत। गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।